देखिए, ये अपना देश भारत, ये अपना देश भारत है। डायरेक्शन इससे पहले भी हम आपको बताए हैं और यहां पर भी डायरेक्शन हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आप लोग ज्यादा जवाब दीजिएगा। ये कौन भाग है? उत्तर है ना, ये है उत्तर। क्या है? उत्तर। ई क्या है? दक्षिण है ना। अच्छा, ई क्या है? पश्चिम है ना। अच्छा, ई क्या है? पूरब है। अच्छा, एक बात बताइएगा, ई उत्तर है, इधर पूरब है, ई बीच का एरिया क्या है? उत्तर, उत्तर पूरब। ई बीच का एरिया होगा उत्तर पूरब, उत्तर पूरब। और ई दक्षिण है और ई पश्चिम है। ई बीच का एरिया क्या होगा? दक्षिण, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। देखिए, हम आपको अभी तुरंत ये बात बताए हैं कि भारत में मुख्य तौर पर दो प्रकार के मानसूनी पवन है। एक है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन और दूसरा है उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन। दूसरा है उत्तरी पूर्वी। अब देखिए, जानते हैं कि भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग से जो मानसूनी पवन की उत्पत्ति होती है उसको दक्षिणी पश्चिमी मानसून, और भारत के उत्तरी पूर्वी भाग से जिस मानसूनी पवन की उत्पत्ति होती है उसको उत्तरी पूर्वी मानसून। मतलब ये कि भारत के जिस भूभाग से जिस मानसूनी पवन की उत्पत्ति होती है, भारत के जिस भूभाग से जिस मानसूनी पवन की उत्पत्ति होती है उसे वो नाम दे दिया गया है, उसे वो नाम दे दिया गया है। तो अब आप भारत की बात करेंगे तो आप सभी को मालूम है कि भारत के दक्षिणी भाग, भारत के दक्षिणी भाग हिंद महासागर है। क्या है? हिंद। भारत के दक्षिणी भाग में क्या है? हिंद महासागर, हिंद महासागर है। और जो ये बंगाल की खाड़ी है ना, और ये जो अरब सागर है, हिंद महासागर का दो संतान है। ठीक है, हिंद महासागर के ही दो संतान है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। ये अलग नहीं है, उसी का भाग है, समझिए, उसी का भाग है। तो अब देखिएगा कि भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग में आप नीचे आएंगे तो इस एरिया में आपको हिंद महासागर मिलेगा। क्या मिलेगा? हिंद महासागर, हिंद महासागर। तो जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर में जल है ना, जल है ना कि कुछ और है? जल है। अब मान लिया जाए कि हिंद महासागरीय क्षेत्र से कहां आप खोए हुए हैं? यहां पे बोर्ड पे देखिए, ठीक है, बढ़िया बढ़िया बात बता रहे हैं। आप तो अपने दुनिया में खोए हुए हैं। इससे पहले भी इनको क्लास में देखें। देखिए, आप लोग भ्रम में मत रहिएगा कि हमको माइंड भी पढ़ने आता है, समझे? आप क्या सोचते हैं हमको पता चल जाता है। आप क्लास में है कि क्लास से बाहर है, इतना तो पता जरूर चल जाता है, समझे? तो क्लास में रहिए तो क्लासे में रहिए। इनको हम पहले भी एक रोज गौर किए हैं, तो उस रोज भी जो है अपने दुनिया में ले, ठीक है। रूम से जब निकलते ना सब चीज छोड़ के आइए, ठीक है। अरे आपको नहीं बोल रहे बकलोलवी, हम उसको बोल रहे हैं, समझे? चलिए सुनिए, अब देखिए, हिंद महासागर एक जलीय भाग है, हाँ या ना? हाँ है नो। अब अगर मान लिया जाए हिंद महासागर जैसे जलीय भाग से किसी मानसूनी पवन की उत्पत्ति होगी तो उस
मानसूनी पवन में नमी होगी या नहीं होगी? हाँ, नमी होगी ना? ये सब बात समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है। अब देखिएगा आप यहां पर भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, पूरा दक्षिणी भाग में और दक्षिणी पश्चिमी भाग में तो हिंद महासागर ही है। भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग में हिंद महासागर से एक मानसूनी पवन की उत्पत्ति होती है, जिसे नाम दिया गया है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन, ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन है, इसकी उत्पत्ति हिंद महासागर में होती है। कहां होती है? हिंद महासागर, हिंद महासागर। तो अब ये हिंद महासागर है, यहां से उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति हुई। ऐसे ये दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन आगे बढ़ी, ऐसे ये दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन आगे बढ़ी। अब यहां पर आप देखेंगे, यहां पर जब ये मानसूनी पवन आएगी, आप खुद कॉमन सेंस लगाइएगा, ठीक, आप खुद कॉमन सेंस लगाइएगा। यहां पर जब हिंद महासागर में उत्पन्न हुई दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी, तो जब केरल और तमिलनाडु के तट पर आएगी, तो ये दो भागों में विभाजित होगी कि नहीं होगी? आए, दो भागों में विभाजित होगी। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की एक शाखा इधर बहने लगेगी, बंगाल की खाड़ी में बहने लगेगी, और एक शाखा अरब सागर में बहने लगेगी, अरब सागर में बहने लगेगी। मतलब दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की कितनी शाखा है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की दो शाखा है। कितनी शाखा है? दो शाखा, दो शाखा है। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की कितनी शाखा? दो शाखा। एक बंगाल की खाड़ी की शाखा और दूसरी आपको अरब सागर की शाखा, दूसरी आपको अरब सागर की शाखा। अब देखिएगा यहां पर कुछ चीज रोक करके, यहां पर हम आपको और भी कुछ चीज बताना चाहते हैं, तब फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? देखिए, जैसे आप सुनते होंगे, आप जानते होंगे कि जो इंसान जितना जल्दी गर्म होता है तुरंत ठंडो हो जाता है। मतलब जिसको तुरंत गुस्सा आता है, जिसको तुरंत गुस्सा आता है, उसका गुस्सा तुरंत शांत भी हो जाता है, समझ गए? जिसको गुस्सा नहीं आता, कभी उसको गुस्सा आ गया तो फिर वो जल्दी शांत होता नहीं है, ठीक है? यही बात है कि जो आपको भारत है, भारत का ये स्थल खंड है और ये जल खंड है। स्थल खंड तुरंत गर्म होता है, तुरंत ठंडा हो जाता है। स्थल खंड तुरंत गर्म, तुरंत ठंडा। लेकिन जो जलीय भाग होता है वह देर से ठंडा होता है और देर से गर्म होता है। आप कभी समुद्र में रात के 9 बजे भी इंटर कीजिएगा तो उसका पानी थोड़ा बहुत गर्म आपको नजर आएगा, थोड़ा बहुत गर्म नजर आएगा। और सूर्योदय तो सुबह में 6 बजे होता है। आप दिन में 10 बजे भी समुद्र के पानी में इंटर कीजिएगा तो उस समय में भी उसका पानी ठंडा नजर आएगा। ऐसा महसूस किए? हाँ, नहीं किए हैं? अरे महाराज, गांव घर में, आपके गांव घर में नदी उदी ना है, तो बात है कि 21वीं सदी में जी रहे हैं। 21वीं सदी में मोबाइल क्रांति है। मोबाइल लेकर लोग, दो दोस्त आपस में बैठा हुआ है, दोनों मोबाइल चला रहा है, आपस में बात नहीं करेगा, तो ये सब करने का फुर्सत आपको कहां? समझ गए? देखिए सब चीज, देखिए जो जीएस विषय है ना, आपके जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। और ज्योग्राफी तो स्पेशली आप जो अपने जीवन में महसूस करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वही सब चीज तो ज्योग्राफी है, समझ गए? तो अब आप समझिएगा यहां पे, तो इस बात को आप याद रखिएगा। समुद्र देर से ठंडा होता है, देर से गर्म होता है। स्थल खंड तुरंत ठंडा होता है, तुरंत गर्म होता है। एक और बात, आप अगर मान लिया जाए कि कोई बीकर है, बीकर में 2 पात्र है,
उससे दो बर्तन जुड़े हुए हैं, एक बर्तन में ज्यादा दूध है, दूसरे बर्तन में कम दूध है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर दोनों बर्तन आपस में जुड़ा हुआ है तो ज्यादा दूध जिसमें है वहां से कम की ओर जाएगा, कम की ओर जाएगा और तब तक जाएगा जब तक कि बराबर ना हो जाए, जब तक कि बराबर ना हो। वैसे ही अगर हम वायु की बात करें, हवा की बात करें, हवा हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलता है। जो हवा होता है वह हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलता है। इसको भी आप याद रखिएगा, समझ गए। हवा, अगर हम हवा की बात करें तो हवा हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट, यानी उच्च वायु दाब पेटी से निम्न वायु दाब पेटी, उच्च वायु दाब पेटी से निम्न वायु दाब पेटी की ओर चलती है। आगे चल करके बताएंगे ये सब बात, फिलहाल आप ये बात याद रखिए, ठीक है। हवा चलती है। अब देखिएगा यहां पर गर्मी का जो मौसम होता है, गर्मी के मौसम में भारत के स्थलीय भाग में लो प्रेशर बेल्ट बनता है। भारत के स्थलीय भाग में क्या बनता है? लो प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट। यानी होता यह है कि गर्मी है, धूप है, गर्मी अधिक होने के कारण स्थल खंड के जो वायु होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, और जो गर्म वायु होता है, गर्म वायु हल्का होता है, गर्म वायु हल्का होता है, और गर्म वायु हल्की होने के कारण ऊपर उठ जाती है, और गर्म वायु हल्की होने के कारण जब ऊपर उठ जाती है तो गर्मी के दिनों में भारत के स्थलीय भाग में लो प्रेशर बेल्ट बन जाती है। भारत के स्थलीय भाग में लो प्रेशर बेल्ट बन जाती है। तो वही भारत का जो जलीय भाग है, भारत का जो जलीय भाग है, यहां पर हाई प्रेशर बेल्ट देखने को मिलता है। हाई प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट देखने को मिलता है। तो गर्मी के दिनों में भारत के स्थलीय भाग में लो प्रेशर बेल्ट क्यों मिलता है? गर्म हवा हल्की होने के कारण ऊपर उठ जाती है, जिस वजह से स्थलीय भाग में लो प्रेशर और जलीय भाग में हाई प्रेशर बेल्ट। और हवा किधर से किधर चलती है? हाई प्रेशर बेल्ट से, हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट, हवा हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलती है, ठीक है। तो अब आप स्वयं समझिए कि गर्मी के मौसम में ही हिंद महासागर में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की उत्पत्ति होती है। तो ये मानसूनी पवन समुद्री भाग से स्थलीय भाग की ओर जाएगी या नहीं जाएगी? जाएगी ना हो जाएगी, समझ गए। तो अब दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की एक शाखा बंगाल की खाड़ी और दूसरी शाखा अरब सागर, दूसरी शाखा अरब सागर। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की जो अरब सागर की शाखा है, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की जो अरब सागर की शाखा है, यह सबसे पहले केरल के तट पर टकराती है। कहां पर? केरल, केरल के तट पर टकराती है। इसलिए यह माना जाता है कि सबसे पहले मानसून का आगमन केरल में होता है। कहां होता है? केरल। और केरल में मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह में होता है। केरल में मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह में होता है। और ध्यान दे, धीरे धीरे मानसून आगे बढ़ते जाता है, धीरे धीरे मानसून आगे बढ़ते जाता है। तो एक बात बताइए, क्या हम दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन को ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवन कह सकते हैं? हाँ, एकदम कह सकते हैं, क्योंकि इसकी उत्पत्ति गर्मी के मौसम में होता है। और क्योंकि गर्मी के मौसम में भारत के स्थलीय भाग में लो प्रेशर बेल्ट, समुद्री भाग
पश्चिमी मानसूनी पवन एक प्रकार का ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवन, ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवन, और यह सबसे पहले केरल के तट से टकराती है। और ध्यान दीजिएगा, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन जो सबसे पहले केरल के तट से टकराती है, इसको मानसून का आगमन कहा जाता है। और जब मानसून का आगमन होता है तो केरल के क्षेत्र में गरज तरज के साथ जबरदस्त वर्षा कराती है। केरल के क्षेत्र में गरज तरज के साथ जबरदस्त वर्षा कराती है। इसको मानसून प्रस्फोट कहा जाता है, मानसून प्रस्फोट। तो सीधा तौर पर देखिए, गौर कीजिएगा, यहां पर मानसून के आगमन को, मानसून के आगमन को मानसून प्रस्फोट कहा जाता है। जैसे शादी है, बारात द्वार लग गया, मतलब लड़का का आगमन हो गया। अब सिंदूरदान होने के बाद जो है फिर विदाई हो जाता है, समझ गए? तो अब आप समझिएगा, बारात द्वार लगना मतलब दुल्हा का आगमन हो जाना। वैसे ही मानसून का आगमन होना, मानसून प्रस्फोट, मानसून प्रस्फोट। याद रखिएगा, पूछा जाता है, पूछा जाता है, ठीक है? तो यहां पर एक बात, मानसून के आगमन को क्या कहते हैं? मानसून प्रस्फोट, यानी ब्रस्ट ऑफ मानसून, ब्रस्ट ऑफ मानसून। और मानसून का आगमन सबसे पहले कहां होता है? एक बात बताइएगा, जब आप जनरल कंपटीशन में आए होंगे, पढ़ना शुरू किए होंगे, तो कितना जोश जुनून होगा। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया होगा, वैसे वैसे कम होता गया होगा आपका जोश जुनून, हाँ या ना? तो जब मानसून का आगमन होता है ना, तो आप सभी लोग जानते हैं कि पूर्वी घाट पश्चिमी घाट याद है आपको? कुछ याद है? पश्चिमी घाट है ना यहां पर, हो है कि ना? पश्चिमी घाट है ना हो। तो जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की अरब सागर की शाखा होती है, ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी से टकराती है और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के पश्चिमी भाग में, मतलब इस भाग में खूब वर्षा कराती है, वही पूर्वी भाग में वर्षा नहीं कराती है। तो इसलिए पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में बहुत ज्यादा वर्षा होता है, आगमन ही यहां से होता है। तो नमी तो बहुत ज्यादा है, और जब नमी बहुत ज्यादा है तो यहां पर वर्षा बहुत ज्यादा करवाती है, और यहां पर वर्षा बहुत ज्यादा होता है, इसलिए यहां पर जैव विविधता बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, जैव विविधता बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। यह मानसूनी पवन आगे बढ़ती हुई, इस प्रकार से यह मानसूनी पवन आगे बढ़ती है, इस प्रकार से यह मानसूनी पवन आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है। तो आप देखिएगा कि जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन है, इस प्रकार से आगे बढ़ती है। तो क्या हम, गौर कीजिएगा, क्या हम ये बात कह सकते हैं कि दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की जो दिशा है वह भारत के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर है? क्या हम ये बात कह सकते हैं कि भारत के दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर है? क्या हम ये बात कह सकते हैं? हाँ या ना? पूछा जाता है घटना चक्र में, जब ज्योग्राफी करवाएंगे तो आप देखिएगा, आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की दिशा क्या है? या इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा गया है, ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवन की दिशा क्या है? ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवन की दिशा क्या है? तो ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवन कहिए या दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन कहिए, दोनों बात बराबर है। तो इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब, ठीक है? अगर हम भारत की बात करें, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा और पूरे भारत में वर्षा, गौर कीजिएगा, यहां पर भारत में सबसे ज्यादा वर्षा और पूरे भारत में वर्षा
दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन ही करवाती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन ही करवाती है। अपना बिहार को देखेंगे, अपने बिहार में भी जो वर्षा होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से ही होता है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये मानसूनी पवन आगे बढ़ती जाती है, नमी की मात्रा घटती जाती है, और जब नमी की मात्रा घटती जाती है तो स्वाभाविक सी बात है वर्षा की मात्रा भी धीरे धीरे घटती जाती होगी, कम होती जाती होगी, कम होती जाती होगी, और ऐसा ही होता है। अब दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की गति दिसंबर आते आते एकदम कम हो जाती है, दिसंबर आते आते एकदम कम हो जाती है। और आप सभी लोग जानते हैं कि भारत के उत्तर में क्या है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। भारत के उत्तर में क्या? हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत का बड़ी महत्व है, आगे हिमालय पर्वत के महत्व को हम समझाएंगे आपको। नवंबर दिसंबर के माह में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन हिमालय पर्वत से टकराती है, और हिमालय पर्वत से टकराने के बाद ये मानसूनी पवन वापस लौट जाती है। ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन है नवंबर दिसंबर के माह में, और दिसंबर के माह में शीत ऋतु की शुरुआत होती है। आप याद कीजिए, हम आपको ऋतु बताए थे, इसलिए हम आपको ऋतु बताए थे। देखिए ऋतु यहां पर देख लीजिए, 15 मार्च से 15 जून, 16 जून से 15 सितंबर वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, 16 सितंबर से 15 दिसंबर शीत ऋतु, 16 दिसंबर से 14 मार्च। तो देख रहे हैं दिसंबर में मौसम परिवर्तित हो रहा है, हो रहा है, शरद ऋतु से शीत ऋतु घुस रहा है। ठीक है, तो अब देखिएगा कि दिसंबर के माह में ऋतु परिवर्तन होता है, और ऋतु के परिवर्तन होने से, मौसम के परिवर्तन होने से दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन हिमालय पर्वत से टकराने के बाद अपने दिशा में परिवर्तन कर लेती है, अपने दिशा में परिवर्तन कर लेती है। और यही दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन हिमालय पर्वत से टकराने के बाद अपने दिशा में परिवर्तन कर लेती है, और यह विपरीत दिशा में बहने लगती है, और यह भारत के उत्तरी पूर्वी भाग से, भारत के उत्तरी पूर्वी भाग से बहने लगती है, भारत के उत्तरी पूर्वी भाग से इस डायरेक्शन में बहने लगती है, इस डायरेक्शन में बहने लगती है। और यह जो उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन है, उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन की उत्पत्ति भारत के उत्तरी पूर्वी भाग से हिमालयी क्षेत्र से होती है। उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन की उत्पत्ति भारत के उत्तरी पूर्वी भाग से हिमालयी क्षेत्र से होती है, हिमालयी क्षेत्र से होती है। और जो हिमालयी क्षेत्र है यह तो एक पर्वतीय इलाका है, पर्वतीय इलाका है। क्या यहां पर पानी होता है? पानी होता है? नहीं। तो ये एक पर्वतीय या स्थलीय इलाका है, आप कह सकते हैं। तो ये जो उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन होगा, उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन में क्या नमी होगी? नमी होगी? नमी नहीं होगी। और जब उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन में नमी ही नहीं है तो क्या उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन वर्षा कराएगी? नहीं कराएगी। उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन वर्षा नहीं कराएगी, उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन वर्षा नहीं कराएगी। तो जो आपको उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन है, भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में हिमालयी क्षेत्र से निकलती है, और भारत के उत्तरी पूर्वी भाग से, भारत के उत्तरी पूर्वी भाग से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है, दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है। और इस मानसूनी पवन की उत्पत्ति शीत ऋतु में होती है। तो क्या उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन को शीतकालीन मानसूनी पवन हम लोग कह सकते हैं? और क्या हम ये कह सकते हैं कि शीतकालीन मानसूनी पवन की दिशा उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर? सब बात समझ में आया? आया ना? हाँ,
तो हम दोबारा बताने भी नहीं जा रहे हैं, हर चीज तोड़ तोड़ के बताए हैं, समझे। अब दोबारा हम बताने भी नहीं जा रहे हैं ये बात। चलिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन से वर्षा होता ही नहीं, होता है। और लगभग 13 से 14% वर्षा होता है, 13 से 14% वर्षा होता है। और उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन से, उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन से वर्षा मुख्य तौर पर भारत के तमिलनाडु राज्य में होता है। देखिए होता क्या है जानते हैं, उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन की जो ये शाखा है, उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन की कुछ शाखा जो है बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है, बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। और उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन की जो शाखा बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करेगी, तो बंगाल की खाड़ी एक जलीय भाग है, वहां से वो नमी प्राप्त करेगी या नहीं करेगी? करेगी। वहां से वह नमी प्राप्त करती है, और जब नमी की प्राप्ति उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन को हो जाती है, तो ये केरल के तट पर आकर वर्षा कराती है। तमिलनाडु के तट पर वर्षा कराती, तमिलनाडु के तट पर वर्षा कराती है। और तमिलनाडु में मुख्य तौर पर जाड़े के दिनों में ही वर्षा होता है, क्योंकि तमिलनाडु के तट पर वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन से होता है, और उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन की उत्पत्ति ही जाड़े के मौसम में होती है, तो वर्षा भी स्वाभाविक सी बात है वो जाड़े के मौसम में ही न करवाएगा, हाँ या ना? और ध्यान दीजिएगा यहां पर, जाड़े के मौसम में यानी ठंडा के मौसम, भारत के दो क्षेत्र में वर्षा होता है। ठंडा के मौसम में भारत के दो क्षेत्र में वर्षा होता है, एक आपको तमिलनाडु के तट पर, और तमिलनाडु के तट पर ठंडा के मौसम में वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होता है। और ध्यान दें, उत्तरी पूर्वी मानसून को हम लोग लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं, लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं, और शीतकालीन मानसून भी कहते हैं। ग्रीष्मकालीन मानसून दक्षिणी पश्चिमी, शीतकालीन मानसून उत्तरी पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून, हिमालय की मानसून उत्तरी पूर्वी, हिंद महासागर की मानसून दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी। ये सब बात स्पष्ट हो रहा है? हाँ। तो अब देखिएगा यहां पर ठंडा के मौसम में भारत के दो क्षेत्र में वर्षा होता है। यहां पर हम आपको बता दें, एक आपको तमिलनाडु में वर्षा होता है, और दूसरा आपको जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। तो ये जो एरिया है ये भारत का उत्तरी पश्चिमी भाग है, उत्तरी पश्चिमी, ये उत्तर है, इधर पश्चिम है, ये उत्तर पश्चिम हुआ ना जी। तो भारत के उत्तर पश्चिम में ठंड के मौसम में वर्षा होता है, दिल्ली में आप ठंड के मौसम में वर्षा देखेंगे, जम्मू कश्मीर में आप हिमपात देखेंगे। जम्मू कश्मीर में वर्षा नहीं होता है, बर्फ का बारिश होता है, बर्फ का बारिश होता है, जम्मू कश्मीर में बर्फ का बारिश होता है, उसी को हिमपात कहा जाता है। यानी बारिश जो बर्फ के रूप में होता है उसी को हिमपात कहा जाता है। तो भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में जाड़े के मौसम में वर्षा होता है। दूसरा, भारत के दक्षिणी पूर्वी तट या तमिलनाडु के तट पर, या इसको कोरोमंडल तट भी कहते हैं, कोरोमंडल तट पर जाड़े के मौसम में वर्षा होता है। यहां पर तो आप समझ ही गए हैं, उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटते हुए मानसून के कारण होता है। लेकिन भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली में जो वर्षा होता है ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। जब आप विश्व मानचित्र पर आएंगे तो यहां पर आपको भूमध्य सागर मिलेगा, भूमध्य सागर, और इस भूमध्य सागर से ही भूमध्य सागर मिलेगा, इस भूमध्य सागर से ही पश्चिमी विक्षोभ नामक मानसूनी पवन की उत्पत्ति होती है। और यह पश्चिमी विक्षोभ नामक मानसूनी पवन पूरब की ओर बहती है, पूरब की ओर बहती है, और पूरब की ओर बहती हुई भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग से भारत में प्रवेश करती है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग से भारत में प्रवेश करती है। और ठंड के मौसम में, जाड़े के मौसम में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के क्षेत्र में जो है ये मानसूनी पवन भारत में वर्षा कराती है, समझ गए। और
जाड़े का जो मौसम होता है, रबी का मौसम होता है, रबी फसल का मौसम होता है, गेहूं का मौसम होता है, और गेहूं को भी पानी की आवश्यकता होती है। इस मानसूनी पवन के कारण जो पंजाब के क्षेत्र में, पंजाब गेहूं का बड़ा उत्पादक राज्य है, गेहूं का बड़ा उत्पादक राज्य पंजाब है। पंजाब मुख्य तौर पर गेहूं का भारी मात्रा में उत्पादन करता है। तो इस मानसूनी पवन से, यानी पश्चिमी विक्षोभ नामक मानसूनी पवन से जो पंजाब के क्षेत्र में वर्षा होता है, यह गेहूं के खेती के लिए लाभदायक होता है। मतलब पश्चिमी विक्षोभ रबी फसल के लिए लाभदायक होता है, रबी फसल के लिए लाभदायक होता है। इतना बात समझ में आया? चलिए आइए तो आए रोसब, अल्लाह मत कीजिए, आइए तो याद कीजिए, तो हमारे साथ याद। कुछ समझ में आया है? हाँ, तो इसमें देख रहे हैं हर पॉइंट पर समझना ही है, ठीक है। चलिए आइए तो याद करते हैं, भारत की जलवायु कैसी है?